रात गुजर गई, दिन निकल आया तो कुछ डाकू जहाज वगैरह की सफाई में लग गए। सरदार गार के सामने तख्त पर दरबार लगाकर बैठ गया। बाकी सारे डाकू सामने जमीन पर बैठ गए। वो अगले डाके का मंसूबा तैयार करने लगे। केटी और अफरासियाब भी वहां आकर बैठ गए। फिर अफरासियाब ने केटी से कहा कि वो खेल शुरू कर दे। केटी ने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी। वो उठकर गार में दाखिल हो गई। सीधी शुमाला के पास गई। जाते ही उसे कहा, अब मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे ही करना। और केटी ने अपनी सुलेमानी टोपी उतारकर शुमाला को पहना दी। टोपी पहनते ही शुमाला नजरों से ओझल हो गई। केटी गार के अंदर ही रही और शुमाला गैबी हालत में गार से बाहर चली आई। वो गायब थी। उसे कोई भी पहरेदार डाकू नहीं देख सकता था। वो बड़े आराम से उनके करीब से गुजरकर वहां आ गई जहां सरदार दरबार लगाकर बैठा हुआ था। वहां भी किसी ने उसे ना देखा। अफरासियाब भी वहां बैठा था और शुमाला के आने और खेल शुरू करने का इंतजार कर रहा था। शुमाला को जिस तरह समझाया गया था वो वैसे ही करने पर बिल्कुल तैयार थी। वो सीधी सरदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबसे पहले उसने हाथ बढ़ाकर सरदार की तलवार उठा ली। तलवार सरदार के सामने तख्त पर पड़ी थी। तलवार जब अचानक गायब हुई तो सरदार हड़बड़ाकर इधर उधर तकने लगा। उसने तख्त पर चारों तरफ देखा और बोला, मेरी तलवार कौन ले गया? सारे डाकू भी हैरान थे कि सरदार की तलवार कौन ले गया। अभी तो वो वहां पड़ी थी। इतने में शुमाला की आवाज आई, तुम्हारी तलवार मेरे पास है, बदबख्त सरदार। सरदार ने चौंक कर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। उसे आवाज तो एक औरत की आ रही थी मगर औरत नजर नहीं आती थी। उसने आवाज को पहचान लिया था। ये शुमाला की आवाज थी जिसको वो अगवा करके लाया था। वो तख्त से नीचे उतर आया और बोला, तुम कौन हो? शुमाला को समझाया गया था कि यहां तुमने कहकहा लगाना है। चुनाचे शुमाला ने कहकहा लगाकर कहा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे सारे बदमाश डाकुओं की मौत हूं। अब बाकी डाकू भी सहम गए। सरदार में अभी तक कुछ हौसला बाकी था। आखिर वो डाकू था और कई इंसानों को कत्ल कर चुका था। बोला, क्या तुम शुमाला हो? शुमाला ने बुलंद और तल्ख आवाज में कहा, मैं शुमाला नहीं, तुम्हारी मौत हूं। तुम जिस औरत को शुमाला समझकर उठा लाए थे वो असल में तुम्हारी मौत थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सारे डाकू उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। अफरासियाब पहले से तैयार था। उसने हवा में हाथ बुलंद करके अपनी गैबी जंबील को पहले ही हाथ में थाम रखा था। वो उठा और चीख कर बोला, खबरदार, अपनी जगह से अगर कोई हिला तो ऐसा गायब कर दिया जाएगा कि फिर उसकी रूह का भी पता नहीं चलेगा। सरदार ने अफरासियाब को ये गुस्ताखी करते देखा तो चिल्लाया, अफरा, तुम्हारी ये हिम्मत, ये मजाल। अफरासियाब ने कहा, सरदार, अपना सर मेरे सामने झुका दे, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारी मौत से बचा सकता हूं। एक डाकू गुस्से में तलवार निकालकर अफरासियाब की तरफ बढ़ा। अफरासियाब ने लपक कर उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी जंबील में गिरा दिया। डाकू गायब हो गया। अफरासियाब उछलकर दूसरे डाकू पर गिरा, उसे पकड़ा और उसे भी जंबील के अंदर गिराकर गायब कर दिया। बाकी डाकू जल्दी से परे परे हट गए। इतने में केटी बाहर निकल आई। उसके साथ जर्द चेहरे और सबज आंखों वाला मशहूर तारीखी जादूगर सामरी था। सामरी के दोनों हाथों में सोने के गोले थे। उसके मुंह से सांस के साथ आग निकल रही थी। केटी ने सामरी को फार्मूला फ्लैशबैक के मंत्र के जरिए माजी के जमाने से बुलाकर अपने हुक्म का पाबंद कर लिया था। डाकुओं और सरदार ने उस अजीब आदमी को मुंह से आग निकालते देखा तो दहशत ज़दा हो गया। इसके बावजूद सरदार ने एक डाकू के हाथ से तलवार छीनकर लहराई और चीख कर बोला, मैंने तुम जैसे मदारी बहुत देखी हैं, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। केटी ने सामरी से कहा, अब तुम वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। सामरी को सरदार पर गुस्सा भी आ गया था कि वह दुनिया का माना हुआ जादूगर है, तारीख में उसका नाम है और ये मामूली सा डाकू से मदारी कह रहा है। उसने सोने का गोला फिजा में उछाला। गोला फिजा में बुलंद होते ही उकाब बन गया। उकाब सरदार की तरफ झपटा। सरदार ने उस पर तलवार से वार कर दिया। तलवार उकाब को लगी मगर दो टुकड़े होकर गिर पड़ी और उकाब ने सरदार के सर पर इतनी जोर से अपनी नोकीली तेज चोंच मारी कि वहां से खून की धार बहने लगी। दूसरे डाकू सामरी को मारने के लिए दौड़े। सामरी ने एक सांस भर कर छोड़ा। आग की एक ऊंची लहर उसके मुंह से निकली और उसने डाकुओं के कपड़ों में आग लगा दी। डाकू चीखते चिल्लाते समुंदर की तरफ दौड़े। सरदार ने अब खंजर निकाल लिया और सामरी को हलाक करने की गर्ज से उसकी तरफ लपका। करीब आकर उसने सामरी के सीने में खंजर मार दिया। भला सामरी को क्या हो सकता था? खंजर सामरी के सीने में न उतर सका। सामरी ने सरदार डाकू को गर्दन से पकड़कर ऊपर को उछाला। जब वो नीचे गिरा तो एक गधा बन चुका था। अफरासियाब ने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। सरदार गधा ढेंचू ढेंचू करता गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा। अफरासियाब उस पर डंडे बरसाए जा रहा था। केटी ने शुमाला से कहा, शुमाला टोपी उतार दे, अब सामने आ जा। शुमाला ने सुलेमानी टोपी उतार दी। वो नजर आने लगी। केटी ने टोपी उसे ले ली और सामरी से कहा, इस गधे को फिर से सरदार डाकू बना दे। सामरी ने गधे को कान से पकड़कर एक लात मारी तो वो फिर से सरदार डाकू बन गया। उसका बुरा हाल हो रहा था।
जिस्म जगह जगह से डंडे खाने से सूज गया था। अफरा साहब ने कहा, बोल, अब तुझे क्या बनाया जाए? मेरा ख्याल है इसे बंदर बना देना चाहिए। सरदार आंखें फाड़े सबको तक रहा था। केटी ने सामरी से कहा, इसे बंदर बना दे। सामरी ने सरदार डाकू को एक बार फिर गर्दन से पकड़कर फिजा में उछाला तो वो जमीन पर गिरते ही बंदर बन गया। अफरा साहब ने उसके गले में बंधी हुई रस्सी पकड़ ली और उसको जूते से पीटना शुरू कर दिया, मार खा खा कर। जब बंदर का भुरकस निकल गया तो केटी ने कहा, सामरी, इसे फिर से इंसान बना दे। सामरी ने ऐसा ही किया। इंसानी शक्ल में आते ही सरदार हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम जो कहोगे वही करूंगा। केटी ने कहा, तो फिर सुन, जिस औरत को तू कब्र वाले खजाने के नक्शे के लिए यहाँ उठाकर ले आया है वो हमारी खास बहन है। हम उसकी फरियाद सुनकर उसकी मदद को यहाँ आए हैं। अब हम उसे अपने साथ उसके मकान पर ले जा रहे हैं जहां वो अपने बच्चे के साथ रहेगी। अगर तुमने फिर कभी शुमाला के घर का रुख किया तो याद रख, हम उसी जगह पहुंचकर तुम्हें भस्म करके रख देंगे। इस बार हमें इसलिए देर हो गई कि शुमाला तुम्हारा लिहाज कर रही थी। उसका ख्याल था कि तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसे नहीं छोड़ रहे और उसके लड़के की जान लेना चाहते हो तो उसने हमें बुला लिया और खुद भी जादूगरनी बन गई। सरदार डाकू को शुमाला फिर से दिखाई देने लगी। वो उसके आगे हाथ बांधकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो शुमाला बहन, मुझे मालूम नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे शहर का नाम भी नहीं लूंगा। अफरा साहब ने कहा, केटी, मैं चाहता हूं कि इस जालिम सरदार को इसके तमाम डाकुओं समेत समुद्र में गर्क कर दें। केटी ने कहा, मैं खुद भी यही चाहती हूं। दूसरे डाकू भी सहमे हुए थे। वो सजदों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। हमारा कोई कसूर नहीं, हमें मुआफ कर दो, हमारी जान बख्शी कर दो। केटी ने सामरी से कहा, इन सबको जमीन में जकड़ दो सामरी। सामरी ने उनकी तरफ इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि सारे के सारे डाकू और उनका सरदार पिंडलियों तक जमीन में धंस गए। वो रहम रहम की आवाजें बुलंद करने लगे। शुमाला ने सरदार के पास जाकर उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और बोली, तुमने मुझ पर रहम किया था जो तुम पर रहम किया जाए। तुम्हारे आदमी तो मेरे इकलौते बेटे को शेरों के हवाले कर आए थे। अगर मेरी बहन केटी और भाई अफरा से आप वहां ना आ जाते तो मेरे बेटे को तो शेर खा गए थे। सरदार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूल हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। अफरा साहब ने करीब आकर सरदार डाकू का कान मरोड़ा और बोला, अब तो तेरा बाप भी ऐसा नहीं करेगा। तुझे मालूम हो गया है कि असल में शुमाला तेरी मौत है। केटी ने शुमाला से कहा, शुमाला, अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है, तू इसे मुआफ कर दे। अफरा साहब बोला, इसे कहो कि जमीन पर नाक से 50 लकीरें निकाले। शुमाला ने कहा, चलो निकालो 50 लकीरें नाक से। सरदार को तो चारों तरफ अपनी मौत ही मौत नजर आ रही थी। जल्दी से नाक जमीन के साथ लगाई और लकीरें निकालनी शुरू कर दी। जब 50 लकीरें पूरी हो गईं तो शुमाला ने कहा, मैं इसकी जान नहीं लेती हूं, मगर सामरी से कहकर इसको और इसके सारे डाकू साथियों को इस जजीरे के गार में बंद कर देती हूं। इनको सिर्फ इतनी इजाजत होगी कि दिन में सिर्फ इनका एक आदमी बाहर जाकर जंगल के फल तोड़कर इनके लिए ले आया करेगा। सरदार डाकू ने गिड़गिड़ा कर कहा, शुमाला बहन, हम पर यह जुल्म ना करना, इससे तो बेहतर है कि हमें समुद्र में फेंक दो। केटी ने कहा, चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दूसरे डाकुओं समेत 4 कश्तियों में बिठाकर समुद्री लहरों के हवाले कर देते हैं। समुद्र जहां तुम्हें ले जाए तुम्हारी किस्मत। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाकर रहना शरीफ आदमी बनकर रहना। अगर तुमने किसी को तंग किया या किसी को लूटा तो मैं और शुमाला वहीं आकर तुझे जमीन में गर्दन तक गाड़ देंगी। सरदार डाकू ने जल्दी से कहा, हमें मंजूर है, आज से हम बुरे कामों से तौबा करते हैं। अब हम जहां भी गए वहां शरीफ लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके जिंदगी बसर करेंगे। केटी और अफरा साहब ने उसी वक्त डाकुओं को हुक्म दिया कि समुद्र में जहाज से 4 कश्तियां उतार कर डाल दी जाएं। फौरन 4 कश्तियां समुद्र में उतार दी गईं। शुमाला और केटी के हुक्म से सारे डाकू उन कश्तियों में सवार होकर समुद्र में एक तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर तक उनकी कश्तियां नजर आती नहीं, फिर निगाहों से ओझल हो गईं। अफरा साहब ने शुमाला से कहा, देखा बहन शुमाला, कैसी तरकीब से काम लिया। केटी ने अब अफरा साहब से शुमाला का तारुफ करवाया। इस दौरान में सामरी जादूगर खामोश खड़ा रहा। केटी ने कहा, सामरी, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू वापस चला जा। केटी ने मंत्र पढ़कर फूंका और सामरी जादूगर गायब हो गया। इसके बाद शाम होने लगी थी। शुमाला, केटी और अफरा साहब ने मिलकर खाना खाया। फिर केटी ने कहा, इन डाकुओं का एक खजाना भी है, मेरे ख्याल में वो खजाना हमें शुमाला को दे देना चाहिए। शुमाला पहले तो ना मानी, मगर केटी और अफरा साहब के मजबूर करने पर राजी हो गई। जजीरे पर रात का अंधेरा छाने लगा। शुमाला तो घर में जाकर सो गई। अफरा साहब और केटी कुछ देर बातें करते रहे। फिर अफरा साहब ने कहा, ये कब्र के खजाने वाली बात मुझे बड़ी पुरस्कार लगती है केटी बहन। केटी बोली, ये सब झूठी बातें हैं, किसी कब्र में कोई खजाना नहीं था। अगर होता तो शुमाला हमें जरूर बता देती। अफरा साहब बोला, मैं ये नहीं कहता कि शुमाला ने हमें बताया नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं कि किसी बादशाह का चुराया हुआ खजाना किसी कब्र में दफन नहीं है।
लेकिन ये बात है बड़ी पुरस्कार कि एक कब्र में मुर्दे के साथ खजाना भी दफन हो। केटी ने कहा, अच्छा अब तुम ज्यादा बातें ना करो और अपने कार में जाकर आराम करो। और तुम कहाँ जाओगी? अफरासियाब ने पूछा। केटी बोली, मैं तारों भरी रात में जजीरे की सैर करना चाहती हूँ। केटी ये कहकर गार से बाहर निकल गई। उन्होंने यही फैसला कर रखा था कि दूसरे दिन सुबह शुमाला को बादबानी जहाज में बिठाकर वापस हिंदुस्तान उसके घर ले चलेंगे। अफरासियाब को भी नींद नहीं आ सकती थी क्योंकि वो माजी के जमाने का आदमी था। कुछ देर पहलू बदलता रहा, फिर सोचा कि क्यों ना मैं भी जजीरे की सैर कर लूं। चांदनी रात में जजीरा सचमुच बड़ा खूबसूरत लगता होगा। और फिर केटी बाहर ही घूम रही है, उसके साथ मिलकर सैर करूंगा और उससे बातें भी करूंगा। ये सोचकर अफरासियाब गार से निकलकर जजीरे के दरख्तों में आ गया। दरख्तों से गुजरा और सामने ऊंचे नीचे पत्थर के टीलों के पीछे समुंदर दूर तक अंधेरी रात में बिल्कुल स्याह नजर आ रहा था। अफरासियाब ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर कितने ही तारे चमक रहे थे, मगर जजीरे पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस ख्याल से कि शायद केटी भी उससे मिल जाए, अफरासियाब ने समुद्र के किनारे की तरफ चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ केटी इस जजीरे की चांदनी रात में सैर करने दूर निकल गई। यहाँ इतने बड़े बड़े दरख्त थे कि उनके नीचे अंधेरा फैला हुआ था। उन घने दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए अचानक केटी को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने उसके बिल्कुल करीब आकर गहरा लंबा सांस लिया हो। केटी ने पहले यह ख्याल किया कि शायद कोई सांप वगैरह खुश्क पत्तों पर से गुजरा होगा और ये उसकी आवाज थी। वो चंद कदम चली तो फिर वही आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल साफ थी, किसी ने उसके बिल्कुल करीब आकर गहरा सांस लिया था। केटी रुक गई। वहां घने दरख्तों के दरमियान गहरा अंधेरा छा रहा था। चांदनी की किरणें दरख्तों की गुंजान शाखों में से नीचे नहीं आ सकती थीं। केटी ने अंधेरे में चारों तरफ एक निगाह डाली। उसे वहां कोई ऐसा इंसान दिखाई ना दिया जिसने सांस भरा हो। उसने मुस्कुराकर सर झटक दिया और अपने आप से कहने लगी कि मुझे भी ख्वामखा वहम हो रहा है। जब यहाँ कोई इंसान ही मौजूद नहीं है तो फिर सांस कौन ले सकता है? शायद ये मेरे अपने सांस की आवाज थी। अब वो दरख्तों के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए दूसरी तरफ चलने लगी। यह जगह वाकई बड़ी पुरस्कार थी। जिस तरफ वो जा रही थी उस तरफ दरख्तों की टहनियां नीचे तक झुकी हुई थीं और जमीन को छू रही थीं। केटी अभी उन दरख्तों से चंद कदमों के फासले पर थी कि उसे एक इंसानी साया दरख्तों में दिखाई दिया। ये साया बहुत मध्यम और फीका था और आहिस्ता आहिस्ता जैसे घिसट घिसट कर आगे जा रहा था। केटी रुक गई और सफेद इंसानी साये को गौर से देखने लगी। अब उसे फिर वही लंबे सांस लेने की आवाज आने लगी। सफेद साया जैसे ख्वाब में चल रहा था। वो दरख्तों में एक जगह पहुंचकर रुक गया, फिर उसने झुककर जमीन को देखा और गायब हो गया। केटी सफेद साये के मुअम्मे को हल करने के लिए उस दरख्त की तरफ बढ़ी जहां सफेद साया गायब हो गया था। जजीरे की रात बेहद खामोश और सुनसान थी। किसी खुश्क पत्ते की गिरने की आवाज भी नहीं आ रही थी। केटी दबे पांव चलती जब दरख्त के पास आई तो क्या देखती है कि वहां एक चबूतरे पर कब्र बनी हुई है। सफेद इंसानी साये ने झुककर उस कब्र को देखा। केटी अंधेरे में भी कब्र पर उगी हुई खुश्क घास को साफ देख सकती थी। ये कब्र बहुत पुरानी लग रही थी और कब्र के पत्थर कई जगहों से उखड़ गए थे। केटी ने सोचा कि कहीं ख्वामखा वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। बेहतर यही है कि सफेद साये के मुअम्मे को हल करने की बजाय वो वापस अफरासियाब और शुमाला के पास गार में चली जाए। वो वापस मुड़ने लगी तो उसे दो इंसानों के सरगोशियों में बातें करने की आवाजें सुनाई दी। केटी के कदम वहीं रुक गए। उसने कान लगाकर सुना। सरगोशियों की आवाजें कब्र के अंदर से आ रही थीं। या खुदा, ये क्या मुअम्मा है? क्या इस कब्र में दो जिंदा इंसान दफन हैं? केटी चबूतरे पर चढ़कर कब्र के पास बैठ गई और पुरस्कार आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करने लगी। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि उनमें से एक आवाज मर्द की और दूसरी आवाज किसी औरत की है, मगर अल्फाज अभी तक केटी की समझ में नहीं आ रहे थे कि सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गईं। फिर कब्र के अंदर और बाहर पहले जैसा गहरा सन्नाटा छा गया। अब केटी का तजस्सुस बेदार हो गया था। वो ये मालूम करना चाहती थी कि इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है। उसने कब्र का चारों तरफ से अच्छी तरह जायजा लिया। कब्र के सरहाने की जानिब उसे एक पत्थर आधा बाहर निकला हुआ नजर आया। केटी ने पत्थर को पकड़कर बाहर खींच लिया। वहां एक तारीक शगाफ बन गया। केटी ने कब्र के शगाफ के अंदर मुंह डालकर देखा कि अंदर स्याह घुप अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे में पहली बार केटी को भी कुछ दिखाई ना दिया। उसने सर कब्र से बाहर निकाल लिया। कब्र की अंधेरी फिजा में उसे अजीब सी गहरी और बोझल बोझल खुशबू महसूस हुई थी। ये खुशबू उन जड़ी बूटियों की थी जो पुराने जमाने में मुर्दा लाशों पर लगाकर दफन किया जाता था। केटी वापस जाने के बारे में सोचने लगी। वो कब्र के शगाफ पर पत्थर दोबारा लगाने ही लगी थी कि उसे फिर वही गहरे सांस की आवाज सुनाई दी। केटी ने पत्थर को वहीं छोड़ा और अब कुछ ज्यादा झुककर कब्र के अंदर देखने की कोशिश की। उसने अपना जिस्म कब्र के शगाफ के अंदर झुकाया ही था कि जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया और वह कब्र के तारीक अंधेरे में गिर पड़ी। केटी हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर गिरी
और जल्दी से उठकर कब्र के शगाफ में से बाहर निकलने ही लगी थी कि कब्र का शगाफ अपने आप बंद हो गया और केटी अंधेरी कब्र में बंद होकर रह गई। घबराने की बजाय केटी ने हाथ फैलाकर कब्र की दीवारों को टटोला। ये कब्र का दादम थी, यानी इतनी गहरी थी कि अंदर एक आदमी सीधा खड़ा हो सकता था। कब्र की चौड़ाई 10-11 फुट से ज्यादा नहीं थी। केटी ने महसूस किया कि कब्र की दीवार में से दरख्तों की जड़ें बाहर को निकली हुई हैं और कब्र के अंदर जगह जगह जाला लगा हुआ है। केटी को अभी तक अंधेरे में साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा अंधेरा केटी ने पहले शायद ही कभी देखा था। उसने झुककर अपने पांव के नीचे आए हुए ढांचे की हड्डियों को टटोला। ये कोई इंसानी ढांचा था। थोड़ी ही देर बाद केटी पर यह राज खुला कि इस कब्र में एक दूसरा इंसानी ढांचा भी मौजूद है। ये दोनों इंसानी ढांचे एक दूसरे के साथ साथ जमीन पर पड़े थे। उनकी खोपड़ियां एक दूसरे के साथ लगी हुई थीं। यूं लगता था कि ये दोनों इंसान इकट्ठे दफन किए गए हैं। केटी पर अभी तक ये मुअम्मा नहीं खुला था कि बाहर से कब्र में उसे धक्का किसने दिया था। केटी ने एक बार फिर कब्र से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। यहाँ उसकी खलाई ताकत भी जैसे जवाब दे गई थी। केटी ने दीवार को एक बार फिर टटोला। उसे एक जगह दीवार में लकड़ी का तख्ता लगा हुआ महसूस हुआ। केटी ने तख्ते को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ खुल गया। आगे क्या हुआ, कब्र के अंदर तख्ते के पीछे क्या था, ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी जरूर दबाइए सबसे पहले कहानी सुनने के लिए।